लेकिन पक्षियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चौक में बैठे कबूतरों और दीवार पर बैठी गौरियों ने उसकी झमकियों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। जब वह बाजार गया तो मुर्गियों और बत्तखों पर प्रयोग करने के दौरान भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। जगत मेरा ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बिल्लियों, कुत्तों और अन्य जानवरों की संवेदी क्षमता अधिक संवेदनशील होती है। उनके शरीर से निकलने वाले फेरोमोन के माध्यम से वे खतरे की प्रबल अनुभूति कर लेते हैं। खैर, अब उसे पूरा यकीन था कि मिस बंशल का हस्की कुत्ता उसे देखते ही उससे या चबी गर्ल से तुरंत दूर भाग जाएगा। चबी गर्ल ने जगत मेरा का हाथ खींचा और उत्सुकता से उसकी गोद से अपना सिर बाहर निकाला। लिफ्ट के कोने में खड़े हस्की को देखकर उसकी आंखों में मौजूद सदमा और डर धीरे धीरे गायब हो गया। अगर तुम इससे नहीं डरोगी तो यह तुमसे डर जाएगा, जगत मेरा ने चबी गर्ल के सिर को छूते हुए कहा। उनके बगल में बैठी मामा शर्मिला ने पहले जगत मेरा को देखा और फिर कोने में बैठे हस्की कुत्ते को। वह थोड़ी असमंजस में थी। उसने साफ देखा कि कुत्ता जगत मेरा से डरा हुआ लग रहा था। लिफ्ट हटपट पहली मंजिल पर पहुंच गई। जब तक जगत मेरा ने चबी गर्ल और मामा शर्मिला को इमारत के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे से बाहर नहीं निकाला, तब तक मिस बंशल अपने प्यारे कुत्ते को लिफ्ट से बाहर नहीं निकाल पाईं। मोहल्ले से निकलने और चबी गर्ल और उसकी मां को अलविदा कहने के बाद जगत मेरा पहले तेजी से चलने लगा। 10 मिनट चलने के बाद वह दौड़ने लगा। उसकी दौड़ने की गति बहुत तेज थी, जिससे राहगीरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसे पीठ पर बैग लिए देखकर लोगों ने सोचा कि वह कोई दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति है जो जल्दी में है, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। बेशक उन्हें यह नहीं पता था कि जगत मेरा 20 किलोमीटर से अधिक दौड़ा था। जगत मेरा अपनी अधिकतम गति से नहीं दौड़ा। इसके बजाय वह मध्यम गति से दौड़ा, जिससे उसे एक ही समय में अवलोकन करने और सोचने का मौका मिला। उन्होंने एक बार 100 मीटर दौड़ में अपनी गति मापी थी और यह लगभग 11 सेकंड थी। एक आम इंसान के लिए यह एक शानदार नतीजा होता। कम से कम यह राष्ट्रीय स्तर के द्वितीय श्रेणी के एथलीट के स्तर का था। लेकिन जगत मेरा के लिए यह अभी भी मानव शरीर की सीमा से बहुत दूर था, इसलिए इसे केवल औसत ही माना जा सकता था। लेकिन अगर यह लंबी दूरी की दौड़ होती तो जगत मेरा को लगता था कि वह आसानी से कुछ विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकता था। आखिरकार उनकी रिकवरी क्षमता बहुत तेज थी। वे लंबे समय तक अपनी अधिकतम गति से दौड़ सकते थे। अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद वे थोड़ी देर जॉगिंग कर सकते थे और फिर अपनी पूरी ताकत से दौड़ना जारी रख सकते थे। अगर वे मैराथन में इसका इस्तेमाल करते तो यह किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करने जैसा होता। जगत मेरा दौड़ते समय अपने आसपास के वातावरण का भी अवलोकन कर रहा था। उसने आसपास की सड़कों, सड़क किनारे की दुकानों और अन्य स्थलों को नोट किया। उसने उनकी तुलना पिछली रात पाए गए ऑनलाइन मानचित्र से की और अपने मन में उस क्षेत्र का त्रिआयामी मानचित्र तैयार किया। इसका कारण यह था कि वह भविष्य में आसपास ही रहना चाहता था, इसलिए उसे उस क्षेत्र के वातावरण को समझना आवश्यक था। साथ ही उसे अपनी अवलोकन क्षमता और स्मृति को भी बेहतर बनाना था। जगत मेरा को जिम तक दौड़कर जाने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। यह गति स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की तुलना में धीमी थी, लेकिन दौड़ने की तुलना में यह बहुत अच्छा परिणाम था। इसके अलावा जगत मेरा को इस समय ज्यादा पसीना नहीं आ रहा था और उनमें थकान के कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन पूरी सुबह जिम में रहने के बाद जगत मेरा ने फिर कभी जिम न आने का फैसला किया। जब जगत मेरा के जिम में आने की खबर मिली तो नीचे स्थित मार्शल आर्ट स्कूल का युवा प्रशिक्षक उसे ढूंढते हुए आया। उसने जगत मेरा से पूछा कि क्या वह उनके मार्शल आर्ट स्कूल में छात्र के रूप में नहीं, बल्कि मुक्केबाज के रूप में शामिल होना चाहता है। उन्होंने खुलासा किया कि बॉक्सिंग जिम के संस्थापकों में से एक, वह पुराना कोच जो उस समय रेफरी था जब वह और जगत मेरा आपस में भिड़े थे, जगत मेरा को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देने के लिए तैयार था। जगत मेरा ने उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। इस घटना ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि इस दौरान जिम में उनका प्रदर्शन
कुछ दिन पहले बॉक्सिंग क्लब में उनका प्रदर्शन और रश्मि सिंह के साथ हाइकिंग पर जाने के दौरान उनका प्रदर्शन, इन सब ने उनकी विशिष्टता को कई लोगों की नज़रों में ला दिया था। स्वाभाविक रूप से लोग उन पर अधिक ध्यान देने लगे थे। हालांकि वह जानता था कि उसके इनकार करने के बाद बॉक्सिंग जिम में लोग शायद उसे दोबारा परेशान न करें, लेकिन इस तरह का ध्यान फिर भी बना रहेगा। आज की तरह वह बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स के लिए भारी वजन का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन जिम के कई कोच और सदस्य अब भी उसकी ट्रेनिंग पर ध्यान देते थे। आखिरकार जिम के 3 प्रमुख इवेंट्स में उसके शुरुआती कुछ नतीजे पहले ही फैल चुके थे। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह कैसे ट्रेनिंग करता है। ऐसी परिस्थितियों में जिम में उनका प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से थोड़ा संयमित हो जाएगा और उन्हें बहुत सारी चिंताएं होगी। इसलिए हालांकि सदस्यता कार्ड अभी जारी किया गया था और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, जो कि अफसोस की बात थी, जगत मेहरा केवल अपने प्रशिक्षण स्थान को बदल सकता था। सौभाग्य से वह जो प्रशिक्षण अभी कर रहा था वह उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं था। वह इसे बिना किसी उपकरण के भी कर सकता था। इसलिए जिम छोड़ने के बाद जगत मेहरा ने पूरी दोपहर अपने आवासीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में एक अधिक एकांत जगह की तलाश में बिताई, जहां वह बिना किसी चिंता के प्रशिक्षण और अभ्यास कर सके। अंततः उन्होंने जिस स्थान का चयन किया वह आवासीय क्षेत्र से 4 किलोमीटर से अधिक दूर एक छोटा पहाड़ ही था। पहाड़ की तलहटी में एक परित्यक्त निर्माण स्थल था। वहां एक विला क्षेत्र बनाया जाना था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं बन पाया। पहाड़ की ढलान पर रहने वाले लोग पहले ही वहां से जा चुके थे। पहाड़ की ढलान बेहद गंदी दिख रही थी। असल में यहाँ कोई आता जाता नहीं था। हर जगह खरपतवार उगाए थे और यहाँ तक कि सड़क भी ढूंढना मुश्किल था। जब सूरज डूब गया और आसमान में अंधेरा छा गया तो यहाँ और भी सन्नाटा छा गया। बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। दूर बसे रिहायशी इलाकों को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अंधेरे में छिपकर बाहरी दुनिया को देख रहा हो। जगत मेहरा इस जगह से बहुत संतुष्ट था। उसने अस्थायी रूप से वहां सभी प्रकार के प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया। हालांकि यह स्थान आवासीय क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था, फिर भी गंध, ध्वनि और प्रकाश का व्यवधान काफी कम था। यह जगत मेहरा के संवेदी प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त था। शहर और रिहायशी इलाकों की गंध की तुलना में पहाड़ की गंध कहीं अधिक सरल थी। हालांकि जगत मेहरा के लिए यह अपेक्षाकृत अपरिचित थी। उसे अपने से कुछ ही दूरी पर सड़ी हुई और खून से लथपथ गंध आई। उसके अनुसार यह किसी चूहे का शव होना चाहिए। वह गंध का पीछा करते हुए अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करके पहुंचा। उसने देखा कि सचमुच एक चूहा पेट फटा हुआ था और भूसे के ढेर में दयनीय हालत में मरा पड़ा था। अपने निर्णय की पुष्टि करने के बाद जगत मेहरा जाने के लिए तैयार था। हालांकि वह अचानक रुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने हवा में मौजूद फेरोमोन्स को ध्यान से पहचाना। चूहे की गंध के अलावा किसी और गंध का भी हल्का सा आभास था। क्या यह गंध उस जानवर की थी जिसने चूहे को मारा था? यह एक ऐसी गंध थी जिसे जगत मेहरा ने पहले कभी नहीं सूंघा था। यह न तो बिल्ली की गंध थी, न कुत्ते की, और न ही किसी ऐसे जानवर की जिसे वह जानता हो। हालांकि उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसका गंध डेटाबेस अभी भी बहुत सीमित था और यह मूल रूप से शहर के केंद्र क्षेत्र से ही इकट्ठा किया गया था। वह किस प्रकार का जानवर था? जगत मेहरा को अचानक थोड़ी जिज्ञासा हुई और जब उसकी जिज्ञासा जागी तो उसे इसका जवाब ढूंढना ही पड़ा। वह पीछे मुड़ा, फोन की लाइट दोबारा जलाई, एक शाखा ली और चूहे के शरीर की जांच की। चूहे के शरीर पर कई कीड़े थे जिनका नाम जगत मेहरा नहीं बता सका। शाखा के हिलने से ये कीड़े फोन की रोशनी में चारों दिशाओं में भागने लगे। कुछ घास में घुस गए, कुछ मिट्टी में, और कई छोटे छोटे कीड़े चूहे के शरीर पर रेंग रहे थे। अगर यह अतीत की बात होती तो इस दृश्य को देखकर जगत मेहरा के सिर में झुनझुनी और मतली महसूस होती, लेकिन अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह अपने हृदय से इन कीड़ों की गंध और उनके रेंगने पर निकलने वाली आवाजों को भी पहचान सकता था। जांच करने के बाद
ऐसा लगा कि यह चूहा कुछ समय पहले ही मर चुका होगा, लेकिन शव के सड़ने की स्थिति के आधार पर वह मृत्यु का सही समय निर्धारित नहीं कर पा रहा था। जगत मेरा ने फिर से ध्यान से सूंघा। अभी अभी जो अजीब सी गंध आ रही थी, उसका स्रोत तो बहुत पहले ही चला गया होगा और अब यहाँ नहीं था। गंध बहुत हल्की थी और बस गायब होने ही वाली थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि गंध का स्रोत वह शिकारी जानवर था जिसने इस चूहे को मारा था। लेकिन उसे जो बात थोड़ी अजीब लगी, वह यह थी कि हालांकि इस मरे हुए चूहे की मौत दर्दनाक थी, फिर भी उसके हाथ पैर नहीं टूटे थे। वह अभी भी काफी हद तक सही सलामत था। उसका पेट चीरने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि उसके अंदरूनी अंग खाए गए हो। तो जिस जानवर ने उसे मारा, उसे वह पसंद नहीं आया या उसने उसे खिलौना समझा। लेकिन यह गंध न तो बिल्ली की थी और न ही कुत्ते की। बिल्लियों और कुत्तों के अलावा और कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है? जगत मेरा ने कुछ और बार सूंघा, उस दिशा का पता लगाने की कोशिश की जिधर वह गंध गई थी जिसने उसका ध्यान खींचा था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने पाया कि वह उस दिशा का पता नहीं लगा पा रहा था जहां से वह गंध गई थी। शायद इसका कारण यह था कि बहुत लंबा समय बीत चुका था। जगत मेरा ने अपना फोन उठाया और मृत चूहे के आसपास ध्यान से उसकी रोशनी घुमाई, जमीन पर कोई निशान ढूंढने की कोशिश की। वह देखना चाहता था कि क्या वहां कोई पदचिह्न या कुछ और है, लेकिन फोन की बैटरी लगभग खत्म होने के बाद भी उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। उसके बेटे के पदचिह्नों के अलावा कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी, या यूं कहें कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अपने फोन की फ्लैशलाइट बंद करके जगत मेरा उसके बगल में बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी मांसपेशियों को आराम दिया, आंखें बंद की और अपनी इंद्रियों को खोल दिया। उसने अपनी सूंघने और सुनने की इंद्रियों से आसपास के वातावरण का पता लगाना जारी रखा। जगत मेरा न केवल अभ्यास कर रहा था, बल्कि खोज भी कर रहा था। जिस गंध ने उसका ध्यान खींचा, उससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। भले ही वह गंध का स्रोत न ढूंढ पाए, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जंगल में उसे अपने जैसे किसी जीव की गंध मिलेगी और फिर वह उसका पीछा करते हुए यह पता लगा सकेगा कि किस जीव ने वह गंध छोड़ी है। प्रत्येक जीवित प्राणी की एक अलग गंध होती है, और जीवित प्राणियों के प्रत्येक समूह की अपनी अनूठी गंध होती है। अभी जो खास गंध आ रही थी, वह दूसरी गंधों के साथ मिली हुई थी, इसलिए वह वास्तव में स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जब जगत मेरा जाने ही वाला था, तभी उसे एक खास गंध महसूस हुई और वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। यह गंध उसके डेटाबेस में नहीं थी, यह एक ऐसी गंध थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। यह एक सहज प्रतिक्रिया प्रतीत हुई, मानो उसका शरीर उसे बता रहा हो कि उसे गंध पर ध्यान देना चाहिए। जगत मेरा सूरज निकलने तक पहाड़ पर बैठा रहा, मृत चूहे से 5 मीटर की दूरी पर। अगर कोई आम इंसान रात के अंधेरे जंगल में बैठा होता, तो चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, उसे बेचैनी और घबराहट जरूर होती। कम से कम उसे इस बात का डर तो जरूर होता कि कहीं की रेमकोरे उसके शरीर पर न रेंगने लगे। हालांकि जगत मेरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसके आसपास के कुछ ही मीटर के दायरे में सब कुछ उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक केंचुआ जमीन में छेद कर रहा था, एक कीड़ा शिकार कर रहा था, एक मकड़ी जाला बुन रही थी, कुछ चींटियां झुंड में चल रही थी। अरे, एक भृंग उसके कंधे पर आकर बैठ गया, जिसे उसने झटक कर हटा दिया। सौभाग्यवश मच्छरों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उत्परिवर्तन के बाद से उसे किसी मच्छर ने नहीं काटा था। पूरी रात जगत मेरा ने उस गंध के दोबारा प्रकट होने का इंतजार नहीं किया। बेशक वहां बैठे बैठे वह गंध और ध्वनि का उपयोग करके पूरे पहाड़ की खोज नहीं कर सकता था, हालांकि पहाड़ बहुत छोटा था। इसलिए उठने के बाद उसने पहाड़ पर खोजबीन शुरू कर दी। पिछली रात उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यद्यपि उसकी सुनने और सूंघने की क्षमता आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी और उसे परिचित सड़कों पर आंखें बंद करके चलने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस पहाड़ पर जहां कोई सड़क नहीं थी, वह शायद कुछ कदम चलने के बाद किसी पेड़ से टकरा जाएगा या हवा में पैर रख देगा। जगत मेरा को इस छोटी पहाड़ी की तलाशी पूरी करने में पूरी सुबह लग गई।
दोपहर 1 बजे वह आखिरकार वहां से निकला और दौड़कर घर चला गया। अपने गंदे कपड़े बदलने और नहाने के बाद जगत मेरा शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर की ओर चल पड़ा। जगत मेरा उस गंध को भूला नहीं पाया था। वह अपने शरीर द्वारा दिए गए संकेत को हमेशा बहुत महत्व देता था, भले ही वह संकेत कितना भी हल्का क्यों न हो, क्योंकि इससे उसे अपने शरीर को बेहतर रंग से समझने में मदद मिल सकती थी। इसलिए वह चिड़ियाघर में स्वाभाविक रूप से मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपने डेटाबेस को समृद्ध करने आया था। वह यह देखना चाहता था कि क्या चिड़ियाघर में उस गंध के कोई समान नमूने मौजूद है। जगत मेरा ने टिकट खरीदने के बाद वह पूरी तरह अंदर तक गया। उसने एक भी घर या पिंजरा नहीं छोड़ा, हर जानवर की गंध को महसूस किया। भले ही कुछ जानवर घर में छिपे हुए थे और पर्यटकों को देखने के लिए बाहर के गतिविधि क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, फिर भी इससे जगत मेरा को उनकी गंध पकड़ने से नहीं रोका जा सका। शाम के 6 बजे तक जब चिड़ियाघर बंद होने वाला था, तब जाकर जगत मेरा ने चिड़ियाघर के सभी जानवरों की गंध को विस्तार से पहचान लिया था। दुर्भाग्यवश यह उस विशेष गंध से अलग थी जो उसने कल रात महसूस की थी। इससे जगत मेरा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। घर लौटने के बाद उसने एक टॉर्च ली और फिर से उस छोटे पहाड़ पर गया जहां उसे मरा हुआ चूहा ठीक मिल गया। शाम के 8 बज चुके थे। जगत मेरा ने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक छोटी लकड़ी की छड़ी पकड़ी हुई थी और वह मृत चूहे की फिर से सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। हालांकि शव का विघटन काफी बिगड़ चुका था, फिर भी जगत मेरा को 2 गहरे घाव मिले। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पंजों से छेदा गया हो, लेकिन उसके पंजे शायद उसकी तर्जनी उंगली जितने मोटे थे। ना, एक बड़ी बिल्ली। लेकिन यह सही नहीं था। आज चिड़ियाघर में उसने सभी बाघों, तेंदुओं और शेरों को सूंघा था। गंध सही प्रजाति की नहीं थी। इसके अलावा यह कोई घना जंगल या अविकसित क्षेत्र नहीं था। यहाँ ऐसे जंगली जानवरों का होना असंभव था। ज्यादा से ज्यादा यहाँ जंगली बिल्लियां और कुत्ते हो सकते थे। अगर यहाँ कोई बड़ा मांसाहारी जानवर शिकार कर रहा होता, तो यहाँ सिर्फ एक मरा हुआ चूहा नहीं होता, और भी निशान होने चाहिए थे। यह नामुमकिन था कि वे उसे न ढूंढ पाए। इसके अलावा मरे हुए चूहे के पास कोई पदचिह्न नहीं थे। यह बहुत ही अतार्किक था। जगत मेरा ने पूरी रात छोटे पहाड़ और झील के आसपास खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गंध का कोई निशान नहीं था। भोर होते ही वह फिर पहाड़ पर चढ़ गया। मरे हुए चूहे को केंद्र में रखकर उसने आसपास के इलाके की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन अब भी कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ पर किसी खूंखार जानवर के भी कोई संकेत नहीं थे। जगत मेरा को भी लगने लगा कि वह बहुत ज्यादा शंकालु हो रहा है। शायद वह गंध वास्तव में इसलिए थी क्योंकि वह जल्द ही गायब होने वाली थी। उसने सही अनुमान नहीं लगाया और उसे गलत गंध महसूस हुई। जब वह घर पहुंचा और गलियारे में दाखिल हुआ, तो उसकी मुलाकात हष्टपुष्ट मिस बंसल से हुई, जो तेजी से लिफ्ट से बाहर निकल रही थी। वह भौहें चाय खड़ी थी और चिंतित लग रही थी। उसने जगत मेरा को नजरअंदाज कर दिया और जगत मेरा ने भी स्वाभाविक रूप से उसे नमस्कार नहीं किया। दोनों ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने एक दूसरे को देखा ही न हो और एक दूसरे के बगल से गुजर गए। हालांकि जब जगत मेरा ने लिफ्ट में फ्लोर बटन दबाया, तो मिस बंसल अचानक मुड़ी और लिफ्ट के दरवाजे को रोक दिया। लिफ्ट का दरवाजा मिस बंसल ने रोक दिया था। कुछ सेकंड तक उन्हें घूरने के बाद जगत मेरा ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप अंदर आ रही है या नहीं? मिस बंसल कुछ देर हिचकिचाई और फिर पूछा, क्या आपने मेरी पिंकी को देखा है? क्या कुत्ता लापता हो गया? जब जगत मेरा हस्की और मिस बंसल के साथ होने पर उनके व्यवहार के बारे में सोच रहा था, तो उसे लगा कि कुत्ते का लापता हो जाना कोई अजीब बात नहीं है। मैंने इसे नहीं देखा, जगत मेरा का जवाब संक्षिप्त और व्यापक था। हालांकि मिस बंसल का जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुमने पिंकी का अपहरण किया है, तो उसे वापस कर दो। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए,
तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जगत मेरा को यह कुछ अजीब लगा। मैडम, हम एक दूसरे को नहीं जानते, ना। 2 दिन पहले लिफ्ट में मुलाकात के अलावा हमारा और कोई संपर्क नहीं हुआ है, ना। मैंने तो आपसे बात भी नहीं की। फिर आपको मुझ पर अपने कुत्ते को चुराने का शक क्यों होगा? मिस बंसल ने कहा। उस दिन मेरी छोटी उंगली आपसे साफ तौर पर डर गई थी। पिछले कुछ दिनों से तो इसने उस लिफ्ट में जाने की हिम्मत ही नहीं की। तुम्हें कुत्तों से नफरत होगी। अगर तुमने सच में पिंकी का अपहरण किया है, तो उसे मुझे वापस कर दो और मैं भविष्य में उसे बाहर नहीं निकालूंगा, ठीक है? जगत मेरा लिफ्ट के दरवाजे पर मिस बंसल को अवाक होकर देखता रहा। उसे लगा कि हस्की वाकई बदनसीब है कि उसे ऐसा मालिक मिला है। जगत मेरा को कुत्तों से नफरत नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर कोई कुत्ता परेशान करता है और दूसरों को प्रभावित करता है, तो 90% मामलों में यह मालिक की समस्या होती है। जिस तरह एक शरारती बच्चा परेशान करता है, ज्यादातर मामलों में यह माता-पिता की समस्या होती है। मैंने तुम्हारा कुत्ता नहीं चुराया। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारा कुत्ता नहीं देखा है। मुझे परेशान करके समय बर्बाद करने के बजाय तुम जल्दी से उसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? घर मालिकों के समूह में जाए और आसपास के उन निवासियों से मदद मांगे जिनके पास कुत्ते हैं, और फिर एक लापता कुत्ते का नोटिस लगा दे। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कुत्ते को ढूंढने के बाद ऑनलाइन जाकर कुत्ते को पालने और प्रशिक्षित करने के तरीके के बारे में जानकारी खोजें। अन्यथा आप और कुत्ता दोनों ही परेशान होंगे। जगत मेरा की बातें सुनकर मिस बंसल 2 कदम पीछे हट गई और लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने दिया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, जगत मेरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खोलने वाला बटन दबाया और लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे फिर से खुल गया। मिस बंसल, आपने कब कहा था कि आपका कुत्ता लापता हो गया था? वह कहाँ लापता हुआ था? जगत मेरा लिफ्ट से बाहर निकला और उसने मिस बंसल से पूछा, जो अभी भी लिफ्ट के पास अचेत अवस्था में थी। मिस बंसल एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अनजाने में बोली, कल रात मैं पिंकी को खेलने के लिए बाहर ले गई थी। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और पलक झपकते ही वह गायब हो गई। कल रात मेरे कुछ दोस्तों और मैंने आधी रात को उसे ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि पिंकी को किसी कुत्ते तस्कर ने अगवा कर लिया है? मैंने इंटरनेट पर कई लेख पढ़े हैं जिनमें लिखा है कि कुत्ते तस्कर कुत्तों को पकड़कर उन्हें कुत्ते के मांस के हॉटपॉट रेस्तरां में बेचते हैं। वह रोने लगी। जगत मेरा उसे दिलासा देने में बहुत आलसी था। उसने फिर पूछा, यह कहाँ गायब हो गया? यह बस्ती के बाहरी इलाके में बगीचे के बीचों बीच लॉन पर था। आसपास रहने वाले लोग जिनके पास कुत्ते हैं, वे इसे वहां ले जाते हैं। जब आपने फोन किया था, तब कुत्ते के गले में पट्टा तो नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा, तो मैंने पट्टा खोल दिया। पिंकी पहले 2 बार खो चुकी थी, लेकिन 1-2 घंटे में मिल गई थी। इस बार शायद उसे सच में कोई ले गया है। मिस बंसल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या तुम कुत्ते को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अगर आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। जगत मेरा ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। अगर मैं इसे ढूंढ लेता हूँ, तो तुम्हें कुत्ते को पालना और प्रशिक्षित करना सीखना होगा। जी हाँ, अगर पिंकी मिल गई, तो मैं उसे अपने साथ क्लास में ले जाऊंगी। मिस बंसल ने जल्दी से कहा। हालांकि वह जगत मेरा से सिर्फ एक बार मिली थी और उन्हें लगा था कि वह उनके कुत्ते को पसंद नहीं करता, फिर भी उन्हें अजीब तरह से महसूस हुआ कि वह बहुत काबिल होगा और उसकी बातें बहुत असरदार होगी। जगत मेरा को उससे बात करने में बहुत आलस आ रहा था। वह इमारत से बाहर निकला और उस इलाके से चला गया। जाहिर है, जगत मेरा मिस बंसल को खुश करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह सुंदर थी, नहीं वह उसकी मदद करना चाहता था। वह अंदाजा लगा रहा था कि क्या मिस बंसल के हस्की कुत्ते के गायब होने का संबंध उस खास गंध के स्रोत से है जिसकी वह तलाश कर रहा था। साथ ही
वह यह भी देखना चाहता था कि क्या वह गंध का पता लगाने की अपनी क्षमता का उपयोग करके खोए हुए हस्की कुत्ते को ढूंढ सकता है। मिस बंशल द्वारा उल्लेखित लॉन उस समुदाय से ज्यादा दूर नहीं था। सच कहें तो यहाँ कुत्ते पालने वाले अधिकांश लोगों को सभ्य कुत्तों के बारे में जानकारी नहीं थी। लॉन और आसपास की सड़कों पर हर जगह कुत्तों का मल दिखाई देता था। कुत्ते पालने वाले लोग इसकी सफाई नहीं करते थे और सफाई कर्मियों से इसे साफ करने को कहते थे। शाम के लगभग 6 बज रहे थे और कई लोग अपने पालतू जानवरों के साथ खेलने के लिए इधर-उधर घूम रहे थे। सभी प्रकार के पालतू कुत्तों द्वारा छोड़ी गई तीव्र गंध का भी जगत मेरा द्वारा हस्की की गंध की खोज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जगत मेरा को मिस बंशल से हस्की की गंध के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पिछली बार जब वे लिफ्ट में मिले थे तब उसे उस गंध का अंदाजा हो गया था। लॉन में घूमने के बाद जगत मेरा को आखिरकार हस्की की गंध पहचान ली। गंध कई दिशाओं में फैल गई। जगत मेरा ने सबसे पहले अपने समुदाय की दिशा को खारिज किया और फिर एक-एक करके बाकी दिशाओं में गंध का पीछा किया। हालांकि जगत मेरा को यहाँ आए हुए केवल 3 दिन ही हुए थे और उसने इन 3 दिनों का अधिकांश समय उस छोटी पहाड़ी पर और उसके आसपास ही बिताया था। लेकिन चूंकि उसने याद करने, गश्त करने और खोजबीन करने में समय बिताया, इसलिए वह वास्तव में समुदाय के आसपास की स्थिति को अधिकांश निवासियों की तुलना में बेहतर जानता था, खासकर उन कई कोनों और जगहों को जहां जानवर जाना पसंद करते थे लेकिन मनुष्य उन्हें अनदेखा कर देते थे। खासकर शहर में गंध का पता लगाना बेहद मुश्किल काम था। पहला कारण था बहुत सारी बाधाएं। दूसरा, सीमेंट और डामर से बनी अलग-अलग सड़कों पर गंध का टिके रहना अपेक्षाकृत कठिन था। गंध आसानी से फैल जाती थी और उसकी दिशा तय करने की क्षमता भी कम थी। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित शहरी खोजी कुत्ते के लिए भी लक्ष्य का सटीक पता लगाना आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत अधिक जनशक्ति और बहुत समय की आवश्यकता होती है। लेकिन जगत मेरा की सूंघने की क्षमता अब अधिकांश कुत्तों से कहीं अधिक मजबूत थी और उसमें व्यक्तिपरक विश्लेषण और चिंतन करने की क्षमता थी। गंध का पीछा करते हुए वह वास्तविक वातावरण, भूभाग और प्राप्त अन्य जानकारी का विश्लेषण करके लक्ष्य की संभावित दिशा और स्थान का अनुमान लगा सकता था। शाम करीब 11 बजे जगत मेरा को आखिरकार एक सुराग मिल गया। लेकिन सुराग खून का एक बड़ा धब्बा और कुत्ते के बालों के कुछ गुच्छे थे। जितना खून बह रहा था, उसे देखकर लगता है कि हस्की की हालत बहुत खराब थी। लेकिन जगत मेरा को अचानक वही खास गंध महसूस हुई जो उसने पहले पहाड़ पर महसूस की थी। इस बार यह मृत चूहे के पास की गंध से कहीं ज्यादा तेज थी। यह वही चीज थी जिसने यह सब कर दिखाया। यह जगह उस लॉन से काफी दूर थी जहां मिस बंशल अपने कुत्ते को टहलाने ले जाती थी और यह अपेक्षाकृत एकांत जगह थी। कुत्ते के खून के धब्बे के पास किसी अन्य जानवर या इंसान के पैरों के निशान नहीं मिले। लाश यूं ही कैसे गायब हो सकती है? लेकिन इस बार जगत मेरा को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने सीधे आकाश की ओर देखा और अपने बगल में स्थित एक बड़े पेड़ की क्षैतिज शाखा को देखा। वह जानता था कि वह चीज ऊपर थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि पहाड़ में मरे हुए चूहे के आसपास उसे मध्यम या बड़े जानवरों के कोई निशान नहीं मिले। पता चला कि वह चीज उड़ सकती थी। चूहे का शिकार संभवतः पहाड़ में नहीं किया गया था, बल्कि उसे मारने के बाद हवा से पहाड़ पर फेंक दिया गया था। यह क्या था? एक पक्षी। क्या सच में इतना बड़ा पक्षी था? क्या इससे एक वयस्क हस्की की सीधी मौत हो सकती है? जगत मेरा के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। अगर यह कोई जानवर था, तो निश्चित रूप से यह बहुत खतरनाक जानवर था। अगर यह एक हस्की को मार सकता है, तो इंसानों को मारना असंभव नहीं था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और सीधे 110 पर कॉल करना चाहा, लेकिन सोचने के बाद उसने व्हाट्सएप खोला और ऑफिसर चेन की प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया। कुछ शब्द टाइप करने के बाद जगत मेरा फिर से हिचकिचाया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने अपना मोबाइल फोन रख दिया। उसने दूर तक देखा। हालांकि हस्की का शरीर उस चीज द्वारा ले जाया गया होगा, लेकिन हस्की का खून बहुत बह चुका था। भले ही वह उड़ रहा हो,
खून बहना तय था, जिससे जगत मेरा को सुराग मिल गया। वह गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और 10 मीटर से अधिक चलने के बाद उसे घास पर खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। वह आगे बढ़ता रहा और थोड़ी थोड़ी देर पर उसे खून के धब्बे दिखाई देते रहे। जगत मेरा कुछ 100 मीटर तक गंध और निशानों का पीछा करते हुए झील के किनारे रुक गया। यहाँ गंध पूरी तरह से गायब हो गई। जमीन पर खून के निशानों से अनुमान लगाया जा सकता था कि अंतिम दिशा झील ही थी। क्या उस चीज ने हस्की के शरीर को लेकर झील के पार उड़ान भरी, या उसने उसे झील में फेंक दिया? या शायद वह चीज न केवल उड़ सकती थी, बल्कि पानी में भी प्रवेश कर सकती थी। जगत मेरा झील के दूसरी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे वहां जाकर देखना चाहिए। तभी अचानक उसे वह खास गंध महसूस हुई जिसका वह 3 दिनों से पीछा कर रहा था। गंध की दिशा में आगे बढ़ते हुए उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसने 10 मीटर से अधिक दूरी पर एक विशाल पेड़ पर एक आकृति को खड़े होकर उसे नीचे देखते हुए देखा। आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने पूरे शरीर को ढकने वाला एक कोट पहना हुआ था और उसका सिर विशेष रूप से बड़ा था, या शायद उसने कोई मुछौटा या हुड पहना हुआ था। क्या बकवास है! जगत मेरा के दिमाग में पिशाचों से जुड़ी कई किंवदंतियां उभर आईं। लेकिन अगले ही पल वह आकृति पैर से नीचे कूद गई, धमाके के साथ अपनी बाहें खोली, अपना कोट उठाया और जगत मेरा पर झपटी। तेरी बहन को चोदो, धत तेरे की! जगत मेरा चौंक गया। छाया के हमले से बचने के लिए उसने तुरंत एक तरफ छलांग लगाई और उसकी मांसपेशियां तन गईं। यदि वह परछाई जो अचानक उस पर झपटी वह वास्तव में एक भयंकर रूप वाला व्यक्ति था, तो चाहे वह कितना भी डरावना या अजीब क्यों न हो, जगत मेरा को पहले से ही एक मानसिक आशंका थी और वह बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी तेजी से कम होती गई, जगत मेरा की असाधारण दृष्टि, जो आम लोगों की दृष्टि से कहीं अधिक उत्कृष्ट थी, ने ठीक ठीक देख लिया कि उस पर झपटने वाली आकृति क्या थी। यह कोई कोट पहने हुए व्यक्ति नहीं था, जैसा कि उसने पहले सोचा था, बल्कि एक विशालकाय पक्षी था जिसका सिर बदसूरत था। जगत मेरा एक तरफ उछला, जमीन पर कुछ बार लुढ़का और उठ खड़ा हुआ। उसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन विशालकाय पक्षी उससे भी तेज था। उसके विशाल पंख 2 बार फरफराए और वह जगत मेरा के सामने आ गया। उसके 2 विशाल पंजे उसे कुचलने लगे। बचने में असमर्थ जगत मेरा निर्दयी हो गया। उसने सीधे विशालकाय पक्षी के पंजों को अपनी पसलियों पर जकड़ने दिया और फिर गति का लाभ उठाते हुए विशालकाय पक्षी का सिर पकड़कर उसे जमीन पर घसीट लिया, जिससे विशालकाय पक्षी को जमीन पर उससे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्परिवर्तन के बाद यह पहली बार था जब जगत मेरा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक हाथ से उसने विशाल पक्षी के सिर के पंखों को पकड़ लिया ताकि उसकी चोंच उसे न चुभ सके, और दूसरे हाथ से उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। जब भी वह अपनी मुट्ठी घुमाता, तो वह गुस्से में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाता, और हर बार जब वह अपनी मुट्ठी घुमाता, तो विशाल पक्षी एक अजीब चीख निकालता। पहले तो विशालकाय पक्षी ने अपने दोनों निचले अंगों से पंजों के बल लगातार जगत मेरा के धड़ पर हमला किया, लेकिन जगत मेरा ने अपने शरीर को यथासंभव विशालकाय पक्षी के करीब रखा, जिससे वह उसके पेट और गुप्तांगों पर हमला न कर सके। उसने केवल उसके पंजों को अपनी पीठ और कमर पर लगने दिया और उसके उंगलियों जितने मोटे नुकीले पंजों को अपनी कमर में चुभने दिया। जगत मेरा उससे यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था कि उसके पंजे अधिक तेज है या उसकी मुट्ठियां अधिक शक्तिशाली है। 1 दर्जन मुक्कों के बाद विशालकाय पक्षी स्पष्ट रूप से और सहन नहीं कर सका। उसने अपने नुकीले पंजों को छोड़ दिया जो जगत मेरा के शरीर में धंसे हुए थे, और अपने निचले अंगों से जोर लगाकर पूरे शरीर को छुड़ाने की कोशिश की। जगत मेरा ने भी अपने पंजे छोड़ दिए और एक तरफ लुढ़क गया। वह अब और पकड़ नहीं बना सका। विशालकाय पक्षी के पंजे उसकी कमर को फाड़ रहे थे, और अगर वह विशालकाय पक्षी के इतने करीब न होता कि उसके निचले अंग फैल न पाते, तो 2 मुक्के मारने से पहले ही विशालकाय पक्षी उसका शरीर चीरफाड़ कर देता। विशालकाय पक्षी ने जगत मेरा पर हमला करना बंद कर दिया।
उसने दर्द भरी चीख निकाली और किनारे की ओर उड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, फिर दोबारा उड़ गया और कुछ ही सेकंड में रात के अंधेरे में गायब हो गया। दूर से कुत्तों के भौंकने और लोगों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जगत मेरा जानता था कि अभी देर नहीं हुई है, और थोड़ी दूर पर कुछ लोग अपने कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर निकले हुए थे। यहाँ का शोरगुल बहुत ज्यादा था और इसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। जगत मेरा एक जगह ज्यादा देर नहीं रुका। उसने जल्दी से आसपास का जायजा लिया, लड़ाई के दौरान गिरे और टूटे हुए गिलास और किनारे पड़े फोन को उठाया। फिर उसने उस विशाल पक्षी से गिरे कुछ बड़े पंख उठाए और उन्हें अपनी पतलून की जेब में भर लिया। उसने अपनी कमर हकी और तेजी से वहां से चला गया। जगत मेरा तुरंत घर नहीं गया। इसके बजाय उसने एक सुनसान कोना ढूंढा और घास पर आराम करने लगा। दरअसल वह बुरी तरह घायल हो गया था। विशालकाय पक्षी के पंजों से उसकी कमर और पीठ पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे और अत्यधिक खून बहने से उसके कपड़े और पैंट गीले हो गए थे। उसकी कुछ पसलियां भी टूट गई थी और उसके आंतरिक अंगों को भी काफी रक्तस्राव और क्षति हुई होगी। विशालकाय पक्षी से लड़ते समय वह अपनी कुछ मांसपेशियों में ऐंठन को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जिस दाहिने हाथ से उसने उस विशाल पक्षी के सिर पर प्रहार किया था, वह भी बुरी तरह घायल हो गया था। उसका पूरा हाथ बुरी तरह क्षतविक्षत हो गया था और हथेली की हड्डियां टूट गई थी। अब वह न तो अपना हाथ खोल सकता था और न ही अपनी उंगलियां सीधी कर सकता था। अगर वह एक आम इंसान होता तो उसे आपातकालीन इलाज के लिए अस्पताल या फिर आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता। शायद उसकी जान भी न बच पाती। हालांकि जगत मेरा ने अस्पताल जाने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने शरीर के रहस्य को उजागर करने के बजाय मरना पसंद करता, बल्कि वह जानता था कि वह मरेगा नहीं। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि बाहरी घाव से लेकर आंतरिक घाव तक तेजी से भर रहे हैं। जमीन पर लेटे हुए जगत मेरा को उस विशाल पक्षी की शक्ल याद आई और अचानक उसे एहसास हुआ, यह तो एक उल्लू था। लेकिन इतना बड़ा उल्लू कैसे हो सकता है? जब उसने अपने पंख फैलाए तो वह उसकी भुजाओं की लंबाई से भी बड़ा था। जड़ की ऊंचाई लगभग 1.5 या 1.6 मीटर होने का अनुमान था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने अभी अभी इसे इंसान समझ लिया था। पैर की छाया में खड़े होकर दूर से देखने पर वह सचमुच एक कोट पहने हुए व्यक्ति की तरह दिख रहा था। जगत मेरा को अचानक कुछ सूझा। उसने अपना बुरी तरह से घायल दाहिना हाथ उठाया और अपनी बाह पर लगे खून के धब्बों को देखा। खून उसका अपना था और साथ ही उस विशाल पक्षी का भी, या यूं कहें कि उस विशाल उल्लू का। जगत मेरा ने गहरी सांस ली और फिर अचानक अपनी बाह पर लगे खून को चाट लिया। उसकी लार खून में मिल गई और उसने उसे निगल लिया। बूम! जैसे मानो उसके दिमाग में एक सफेद रोशनी फूट पड़ी हो। जगत मेरा को एक बार फिर महसूस हुआ कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं खुशी से उछल रही है और उत्साहित हो रही है। इस तरह की खुशी से उछलना उस भावना से कहीं अधिक तीव्र थी जो उसे पहली बार मुर्गी और खरगोश का खून पीने पर महसूस हुई थी। रक्त द्वारा उत्पन्न आनंद और सुख का जीभ या पेट की स्वाद कलिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ऐसा लगा मानो यह उसके शरीर के सबसे गहरे भाग से आ रही प्रतिक्रिया हो। ऐसा लग रहा था मानो शरीर की हर कोशिका एक ही राय व्यक्त कर रही हो, उसका उत्साहवर्धन कर रही हो। जगत मेरा ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर आनंद के भाव थे। अगर कोई इस दृश्य को उस समय देखता तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाता। एक गंजा आदमी जिसका चेहरा खून और घावों से लथपथ है, घास पर लेटा हुआ है, नशे और आनंद के भाव से अपनी बाह पर लगे खून को चाट रहा है, यह सचमुच बेहद घिनौना था। जगत मेरा को अचानक भूख का तेज एहसास हुआ। आमतौर पर उसे भूख अगले दिन ही लगती थी, हालांकि इस बार भूख सामान्य से अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो यह जगत मेरा को याद दिला रही हो कि उसे अभी अभी पिए गए खून की और जरूरत है। घास पर लेटकर कुछ देर आराम करने के बाद
जगत मेरा ने अपनी फटी हुई टी शर्ट ऊपर उठाई और अपनी कमर पर लगे घाव को देखा। खून पोंछने के बाद घाव दिखाई देना बंद हो गया। उसके दाहिने हाथ का घाव लगभग ठीक हो चुका था और उसकी उंगलियां आसानी से पीछे हट सकती थी। जगत मेरा जमीन से उठा। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंध गई। उसे एहसास हुआ कि उसने मानो वर्चुअल रियलिटी का चश्मा पहना हुआ है। वह प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक फटे हुए कचरे के थैले को पलट रहा था। उसके हाथ पंजों में बदल गए थे और उसे फटे हुए कचरे के थैले में धुंधला सा एक खरगोश का कान दिखाई दे रहा था। यह पूरा दृश्य महज एक पल के लिए ही समाया। जगत मेरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि वह क्या देख रहा है। जब उसने पंजे देखे तो जगत मेरा को एहसास हुआ कि उसने जो छवि देखी वह विशाल उल्लू के दृष्टिकोण से थी और यह वास्तविक समय में नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने जो कुछ अभी देखा वह उल्लू की याददाश्त से था। जगत मेरा की समझ के अनुसार किसी जानवर की याददाश्त मस्तिष्क के विभिन्न न्यूरॉन्स में संग्रहित होनी चाहिए, लेकिन उसने केवल थोड़ा सा खून निगला था और वह उल्लू का मस्तिष्क नहीं था। यह किस प्रकार का सिद्धांत था? अपने अनुमानों को कुछ समय के लिए किनारे रखते हुए इस 1 सेकंड की छोटी सी तस्वीर में बहुत सारी जानकारी समाहित थी। फटे हुए कूड़े के थैले में मौजूद खरगोश खून पीने के बाद मर गया प्रतीत होता है। जगत मेरा को पिशाच साहित्य की विभिन्न रचनाओं में वर्णित किंवदंतियों की याद आ गई। जिन लोगों को पिशाच काटते थे और वे मरते नहीं थे, वे भी पिशाच बन जाते थे। ऐसा लगता था मानो पिशाचों की लार में कोई वायरस हो और जो भी इसके संपर्क में आता वह पिशाच बन जाता। शायद इस उल्लू में उत्परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि इसने उस खरगोश को खा लिया था जो इसकी लार से सना हुआ था। लेकिन जगत मेरा ने तुरंत इस अटकल को खारिज कर दिया, क्योंकि जब उसने खरगोश का खून लिया तो उसने उसे एक पात्र में डालकर पी लिया और उसने अपनी लार को खरगोश के खून पर नहीं गिरने दिया। 2 उसने जो छवि देखी उसमें उसके पंजे पहले से ही बहुत बड़े थे। जाहिर है कि यह एक उत्परिवर्तित विशाल उल्लू था। जगत मेरा ने आसपास के दृश्य को एक पल से अधिक समय तक याद किया और एक निष्कर्ष निकाला। यह एक कबाड़खाना होना चाहिए। क्या यह विशाल उल्लू संयोग से खरगोश को देखने के बाद उसमें दिलचस्पी लेने लगा और उसे ढूंढने आया? जगत मेरा एक जगह ज्यादा देर नहीं रुका। उसने जल्दी से आसपास का जायजा लिया, लड़ाई के दौरान गिरे और टूटे हुए गिलास और किनारे पड़े फोन को उठाया। फिर उसने उस विशाल पक्षी से गिरे कुछ बड़े पंख उठाए और उन्हें अपनी पतलून की जेब में भर लिया। उसने अपनी कमर हकी और तेजी से वहां से चला गया। जगत मेरा तुरंत घर नहीं गया। इसके बजाय उसने एक सुनसान कोना ढूंढा और घास पर आराम करने लगा। दरअसल वह बुरी तरह घायल हो गया था। विशालकाय पक्षी के पंजों से उसकी कमर और पीठ पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे और अत्यधिक खून बहने से उसके कपड़े और पैंट गीले हो गए थे। उसकी कुछ पसलियां भी टूट गई थी और उसके आंतरिक अंगों को भी काफी रक्तस्राव और क्षति हुई होगी। विशालकाय पक्षी से लड़ते समय वह अपनी कुछ मांसपेशियों में ऐंठन को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जिस दाहिने हाथ से उसने उस विशाल पक्षी के सिर पर प्रहार किया था, वह भी बुरी तरह घायल हो गया था। उसका पूरा हाथ बुरी तरह क्षतविक्षत हो गया था और हथेली की हड्डियां टूट गई थी। अब वह न तो अपना हाथ खोल सकता था और न ही अपनी उंगलियां सीधी कर सकता था। अगर वह एक आम इंसान होता तो उसे आपातकालीन इलाज के लिए अस्पताल या फिर आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता। शायद उसकी जान भी न बच पाती। हालांकि जगत मेरा ने अस्पताल जाने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने शरीर के रहस्य को उजागर करने के बजाय मरना पसंद करता, बल्कि वह जानता था कि वह मरेगा नहीं। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि बाहरी घाव से लेकर आंतरिक घाव तक तेजी से भर रहे हैं। जमीन पर लेटे हुए जगत मेरा को उस विशाल पक्षी की शक्ल याद आई और अचानक उसे एहसास हुआ, यह तो एक उल्लू था। लेकिन इतना बड़ा उल्लू कैसे हो सकता है? जब उसने अपने पंख फैलाए तो वह उसकी भुजाओं की लंबाई से भी बड़ा था।
जर की ऊंचाई लगभग 1.5 या 1.6 मीटर होने का अनुमान था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने अभी अभी इसे इंसान समझ लिया था। पैर की छाया में खड़े होकर दूर से देखने पर वह सचमुच एक कोट पहने हुए व्यक्ति की तरह दिख रहा था। जगत मेरा को अचानक कुछ सूझा। उसने अपना बुरी तरह से घायल दाहिना हाथ उठाया और अपनी बाह पर लगे खून के धब्बों को देखा। खून उसका अपना था और साथ ही उस विशाल पक्षी का भी, या यूं कहें कि उस विशाल उल्लू का। जगत मेरा ने गहरी सांस ली और फिर अचानक अपनी बाह पर लगे खून को चाट लिया। उसकी लार खून में मिल गई और उसने उसे निगल लिया। बूम! जैसे मानो उसके दिमाग में एक सफेद रोशनी फूट पड़ी हो। जगत मेरा को एक बार फिर महसूस हुआ कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं खुशी से उछल रही है और उत्साहित हो रही है। इस तरह की खुशी से उछलना उस भावना से कहीं अधिक तीव्र थी जो उसे पहली बार मुर्गी और खरगोश का खून पीने पर महसूस हुई थी। रक्त द्वारा उत्पन्न आनंद और सुख का जीभ या पेट की स्वाद कलिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ऐसा लगा मानो यह उसके शरीर के सबसे गहरे भाग से आ रही प्रतिक्रिया हो। ऐसा लग रहा था मानो शरीर की हर कोशिका एक ही राय व्यक्त कर रही हो, उसका उत्साहवर्धन कर रही हो। जगत मेरा ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर आनंद के भाव थे। अगर कोई इस दृश्य को उस समय देखता तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाता। एक गंजा आदमी जिसका चेहरा खून और घावों से लथपथ है, घास पर लेटा हुआ है, नशे और आनंद के भाव से अपनी बाह पर लगे खून को चाट रहा है, यह सचमुच बेहद घिनौना था। जगत मेरा को अचानक भूख का तेज एहसास हुआ। आमतौर पर उसे भूख अगले दिन ही लगती थी, हालांकि इस बार भूख सामान्य से अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो यह जगत मेरा को याद दिला रही हो कि उसे अभी अभी पिए गए खून की और जरूरत है। घास पर लेटकर कुछ देर आराम करने के बाद जगत मेरा ने अपनी फटी हुई टी-शर्ट ऊपर उठाई और अपनी कमर पर लगे घाव को देखा। खून पोंछने के बाद घाव दिखाई देना बंद हो गया। उसके दाहिने हाथ का घाव लगभग ठीक हो चुका था और उसकी उंगलियां आसानी से पीछे हट सकती थी। जगत मेरा जमीन से उठा। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंध गई। उसे एहसास हुआ कि उसने मानो वर्चुअल रियलिटी का चश्मा पहना हुआ है। वह प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक फटे हुए कचरे के थैले को पलट रहा था। उसके हाथ पंजों में बदल गए थे और उसे फटे हुए कचरे के थैले में धुंधला सा एक खरगोश का कान दिखाई दे रहा था। यह पूरा दृश्य महज एक पल के लिए ही समाया। जगत मेरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि वह क्या देख रहा है। जब उसने पंजे देखे तो जगत मेरा को एहसास हुआ कि उसने जो छवि देखी वह विशाल उल्लू के दृष्टिकोण से थी और यह वास्तविक समय में नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने जो कुछ अभी देखा वह उल्लू की याददाश्त से था। जगत मेरा की समझ के अनुसार किसी जानवर की याददाश्त मस्तिष्क के विभिन्न न्यूरॉन्स में संग्रहित होनी चाहिए, लेकिन उसने केवल थोड़ा सा खून निगला था और वह उल्लू का मस्तिष्क नहीं था। यह किस प्रकार का सिद्धांत था? अपने अनुमानों को कुछ समय के लिए किनारे रखते हुए इस एक सेकंड की छोटी सी तस्वीर में बहुत सारी जानकारी समाहित थी। फटे हुए कूड़े के थैले में मौजूद खरगोश खून पीने के बाद मर गया प्रतीत होता है। जगत मेरा को पिशाच साहित्य की विभिन्न रचनाओं में वर्णित किंवदंतियों की याद आ गई। जिन लोगों को पिशाच काटते थे और वे मरते नहीं थे, वे भी पिशाच बन जाते थे। ऐसा लगता था मानो पिशाचों की लार में कोई वायरस हो और जो भी इसके संपर्क में आता वह पिशाच बन जाता। शायद इस उल्लू में उत्परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि इसने उस खरगोश को खा लिया था जो इसकी लार से सना हुआ था। लेकिन जगत मेरा ने तुरंत इस अटकल को खारिज कर दिया, क्योंकि जब उसने खरगोश का खून लिया तो उसने उसे एक पात्र में डालकर पी लिया और उसने अपनी लार को खरगोश के खून पर नहीं गिरने दिया। उसने जो छवि देखी उसमें उसके पंजे पहले से ही बहुत बड़े थे। जाहिर है कि यह एक उत्परिवर्तित विशाल उल्लू था। जगत मेरा ने आसपास के दृश्य को एक पल से अधिक समय तक याद किया और एक निष्कर्ष निकाला। यह एक कबाड़खाना होना चाहिए।
क्या यह विशाल उल्लू संयोग से खरगोश को देखने के बाद उसमें दिलचस्पी लेने लगा और उसे ढूंढने आया? लेकिन अगर ऐसा होता तो उल्लू को सीधे उस पर हमला करना चाहिए था। उसने चूहे और कुत्ते को क्यों पकड़ा? यह जानबूझकर इन हरकतों का इस्तेमाल उसे आकर्षित करने और उसे इस सुनसान जगह पर हमला करने के लिए लुभाने के लिए तो नहीं कर रहा होगा? ना। उसे मरा हुआ चूहा मिला और उस पर उल्लू द्वारा छोड़ी गई विशेष गंध ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन यह पूरी तरह से संयोग था। अगर उल्लू उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता तो उसने मरे हुए चूहे को उसकी बालकनी पर फेंक दिया होता। इसके अलावा अगर वह वास्तव में उस पर हमला करने के लिए कोई एकांत स्थान खोजना चाहता था तो इस छोटे पहाड़ में बिताई गई ये कुछ रातें एक बेहतर अवसर साबित हो सकती थी। क्या यह उल्लू भी उसकी तरह किसी कारणवश एक विकृत प्राणी है? जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने उस पर हमला क्यों किया, विशाल उल्लू का खून चखने के बाद जगत मेरा को समझ आ गया। उल्लू उसे भोजन समझ रहा था। उसे अचानक समझ आया कि मरा हुआ चूहा इतनी दयनीय हालत में क्यों मरा था, लेकिन उसे खाया क्यों नहीं गया। संभवतः इस उल्लू का भी पूरा पाचन तंत्र उसी की तरह विकृत हो गया था, जो केवल खून पीता था और मांस नहीं खाता था। इतना बड़ा शरीर भी उत्परिवर्तन का ही परिणाम होना चाहिए। और उल्लू ने चूहे की लाश को पहाड़ पर फेंक दिया और हस्की की लाश को झील में। शायद वह लाश को नष्ट कर रहा था। जगत मेरा ने चांदनी में खुद को देखा। उसका शरीर कीचड़ और खून से सना हुआ था। उसकी टी शर्ट पहले ही उतरी हुई थी और उसका ऊपरी शरीर नंगा था। अगर उसे सड़क पर चलते हुए कोई देख लेता तो क्या पुलिस को बुलाया जाता या फिर वीडियो बनाकर भेज दे? भोर हो चुकी थी, फिर भी सड़क का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और जब वह मोहल्ले में वापस लौटेगा तो निश्चित रूप से सुरक्षा गार्डों का ध्यान आकर्षित करेगा। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे वह देखना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद जगत मेरा पास ही स्थित झील की ओर गया और सीधे उथले पानी में कूद गया। उसका शरीर तुरंत कमर तक कीचड़ में धंस गया। उसने झील के पानी से अपने शरीर पर लगे खून को धोया और फिर झील से बाहर निकल आया। उसकी पतलून भी कीचड़ से सनी हुई थी और खून के मूल धब्बे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अपने मोहल्ले में लौटते ही उसकी शर्मनाक शक्ल सूरत ने स्वाभाविक रूप से दरवाजे पर मौजूद सुरक्षा गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। जगत मेरा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दौड़ने गया था और गलती से झील में गिर गया। सुरक्षा गार्ड हक्का बक्का रह गया और फिर सहानुभूति और चिंता से भरे चेहरे के साथ जगत मेरा की पीठ की ओर देखते हुए वह मोहल्ले में चला गया। बिना शर्ट पहने, कीचड़ से सने और गीले शरीर के साथ जगत मेरा ने जल्दी से अपनी गीली पैंट और जूते सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए, फिर एक साधारण स्नान किया और अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। सर्च इंजन से जगत मेरा को पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू बालों वाला मछली उल्लू है, जिसकी लंबाई 70 से 77 सेंटीमीटर और वजन 1.5 किलोग्राम होता है। एक पक्षी के रूप में यह पहले से ही बहुत बड़ा था, लेकिन रात में जगत मेरा से मिले विशाल उल्लू की तुलना में यह अभी भी कुछ गुना छोटा था। वहाँ 1.5 मीटर या 1.6 मीटर तक लंबे और कई किलोग्राम वजनी पक्षी थे, जैसे शुतुरमुर्ग, एमू और अन्य शुतुरमुर्ग, लेकिन ये पक्षी जमीन पर बहुत तेज दौड़ सकते थे, लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे क्योंकि वे बहुत भारी थे। जगत मेरा ने विभिन्न उल्लुओं की तस्वीरें खोजी और महसूस किया कि विशाल उल्लू एक काले जंगल के उल्लू जैसा दिखता है, जिसका सिर बड़ा और गोल है, चेहरा बहुत स्पष्ट है और कानों पर बालों का गुच्छा नहीं है। हालांकि काले जंगल के उल्लू की जो तस्वीर उसे मिली थी, उसकी तुलना में उसने जो विशाल उल्लू देखा, उसके पंख स्पष्ट रूप से गहरे रंग के थे और उस पर कोई सफेद धब्बे नहीं थे। रात के अंधेरे में छिपे होने के कारण उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। शहर के पास इतना बड़ा उल्लू दिखाई दे, अगर लोगों ने उसे देख लिया तो निश्चित रूप से वह बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। अब सड़कों पर इतने सारे निगरानी कैमरे लगे हुए थे और लगभग हर किसी के पास मोबाइल फोन था, जिससे तस्वीरें और वीडियो लिए जा सकते थे। जब तक कोई दिखाई देता, उसकी तस्वीर खींचना आसान था। इसलिए जगत मेरा ने इंटरनेट पर विशाल पक्षी, विशाल उल्लू, अजीबोगरीब पक्षी
आदि जैसे कीवर्ड का उपयोग करके खोज की। जब उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो उसने खोज कीवर्ड को और विस्तृत किया और क्रॉलर स्क्रिप्ट का उपयोग करके शहर और आसपास के कई शहरों के स्थानीय फोरम और ताइबा पर जानकारी खोजी और एकत्रित की। हालांकि जांच के नतीजों से पता चला कि किसी को भी विशाल उल्लू नहीं मिला था। जगत मेरा को जो एकमात्र चीज संबंधित लग रही थी वह पड़ोसी शहर के एक काउंटी के एक ब्लॉग पर की गई पोस्ट थी। किसी ने बताया कि रात में उसने अपने गांव के प्रवेश द्वार पर एक पैर पर खड़े एक व्यक्ति को अपनी ओर देखते हुए देखा। वह चौंक गया और उसने फोन की बत्ती जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। विवरण से तो यही लग रहा था कि वह विशाल उल्लू ही था। जगत मेरा को तो लगभग लगा कि पैर पर कोट पहने कोई व्यक्ति खड़ा है। दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति ने थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया दी और तस्वीर नहीं ली। पहले विशाल उल्लू का पीछा करने की स्थिति और 1 सेकंड से अधिक समय तक देखी गई तस्वीरों के आधार पर जगत मेरा को लगा कि विशाल उल्लू की बुद्धि अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक है और वह जानबूझकर मनुष्यों से बच रहा है। संभवतः वह केवल रात में ही शहर के आसपास दिखाई देता है और दिन में किसी गुप्त स्थान पर छिपा रहता है। यह विशाल उल्लू या तो कुछ समय पहले ही उत्परिवर्तित होकर इतना बड़ा हो गया था या फिर यह पहले से ही गहरे पहाड़ों और जंगलों में रहता होगा, जानबूझकर मनुष्यों से बचता रहा होगा। इसलिए यह समझ में आता है कि इसकी खोज नहीं हुई थी। अन्यथा यदि यह पक्षी लंबे समय तक शहर के आसपास ही रहता है तो चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न हो, इतने बड़े पक्षी के लिए मनुष्यों की नजरों से पूरी तरह छिपना मुश्किल होगा। अगर यह गहरे पहाड़ों और जंगलों से निकला है तो इसके निकलने का कारण क्या था? क्या उल्लू ने जानबूझकर कूड़े के ढेर में जगत मेरा द्वारा फेंके गए खरगोश के शव को ढूंढने की कोशिश की या यह महज एक संयोग था? इन सवालों के फिलहाल कोई जवाब नहीं है। पहले विशाल उल्लू जगत मेरा को अपना शिकार मानता था और अब जगत मेरा भी विशाल उल्लू में बहुत रुचि रखता है। उसे लगा कि शायद इस उल्लू से उसे अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों की श्रृंखला का कारण पता चल सके। बेशक उल्लू का खून भी उसके लिए बहुत जरूरी है। वह यकीन कर सकता है कि इस उल्लू का खून खरगोश, मुर्गी, बत्तख और उससे पहले चखे गए किसी भी अन्य खून से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह शरीर को कहीं अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मूल योजना के अनुसार आज उसे भूख लगेगी और फिर वह खून पिएगा। उसके परिवार ने पहले ही 3 मांस वाले खरगोश खरीद लिए हैं। इस बार वह अधिक मात्रा में खून पिएगा और 2 खरगोशों का खून लेगा। वह खून पीने का समय आगे बढ़ा सकता है, अभी से शुरू कर सकता है और फिर उसके जागने तक इंतजार कर सकता है। अगर अभी भी 25 घंटे बाकी है तो यह कल सुबह तक हो जाना चाहिए, ठीक समय पर रात में बाहर जाकर विशाल उल्लू को ढूंढने के लिए। एक और बार खून पीने से, एक और बदलाव आने से, चाहे वह ताकत हो, ठीक होने की क्षमता हो या इंद्रियों की क्षमता, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। उल्लू के खिलाफ लड़ाई में यह उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन जगत मेरा थोड़ा चिंतित है। अगर रात में भयंकर लड़ाई के बाद उल्लू डर जाए या उसे लगे कि उसका शिकार संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह हार मानकर चला जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर यह दर्जनों या सैकड़ों किलोमीटर दूर गहरे पहाड़ों और जंगलों में वापस चला जाता है, तो जगत मेरा को यकीन नहीं है कि वह इसका पता लगा पाएगा। समय देखकर पता चला कि सुबह के 2 बज चुके थे। जगत मेरा को नहीं पता था कि विशाल उल्लू में भी उसकी तरह जल्दी ठीक होने की क्षमता थी या नहीं। क्या उसने आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढी, अपने घावों को चाटा और फिर से उसका शिकार करने के लिए वापस आया, या आराम करने के बाद वह उड़ गया? हालांकि अगर उसे उल्लू को ढूंढना ही था तो भोर होने से पहले ऐसा करना सबसे आसान होता। आखिरकार उस समय उल्लू की गंध अभी तक दूर नहीं हुई थी और भोर होने से पहले जगत मेरा की शारीरिक क्रियाएं और सूंघने की क्षमता अपने चरम पर थी। इसके अलावा उल्लू इंसानों से डरता था और दिन के समय हिलने डुलने की हिम्मत नहीं करता था। जगत मेरा भी उल्लू का शिकार करते हुए किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। यदि संभव हो तो जगत मेरा विशाल उल्लू को जीवित पकड़ने की भी उम्मीद कर रहा था। अगर इसमें वाकई अच्छी रिकवरी क्षमता होती
तो वह समय पर थोड़ा थोड़ा खून लेकर उसे लंबे समय तक कमाई का जरिया बना सकता था। यह एक बार के सौदे से कहीं ज्यादा किफायती होता। इसके अलावा वह उस विशाल उल्लू का अवलोकन और अध्ययन भी करना चाहता था ताकि यह पता लगा सके कि वह इतना बड़ा क्यों हो गया। वह जानना चाहता था कि क्या यह कोई नई प्रजाति है या उसी की तरह अचानक हुआ उत्परिवर्तन। वह इस उत्परिवर्तन का कारण भी जानना चाहता था। हालांकि यह महज एक विचार था। उसके पास उल्लू को जिंदा पकड़ने के लिए न तो उपकरण थे और न ही क्षमता, और न ही उसे पालने पोसने और उस पर शोध करने के लिए कोई जगह थी। अगर उन्हें वाकई उल्लू मिल गया तो निश्चित रूप से यह एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें वे खुद को रोक नहीं पाएंगे। निर्णय लेने के बाद जगत मेरा तुरंत बाहर नहीं गई, क्योंकि अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या बाकी थी। अगर उन्हें विशाल उल्लू मिल भी जाता तो वे उसे पकड़ते कैसे? झील के किनारे उल्लू के साथ हुई छोटी सी लड़ाई असल में सिर्फ 10 सेकंड की थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह उसे जमीन पर घसीट ले तो उसकी ताकत उल्लू से कम नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर उसके पास हथियार भी न हो तो भी वह उल्लू को अधमरा कर सकता है। उसे पूरा यकीन था कि उसने उल्लू की एक आंख फोड़ दी थी। बेशक उल्लू ठीक हो पाएगा या नहीं और ठीक होने में कितना समय लगेगा, यह अभी तक पता नहीं था। अगर वह अपने साथ औजार ले आता, भले ही वह सिर्फ एक छोटी सी चाकू, हथौड़ा या पेंच ही क्यों न हो, तो इससे उसकी युद्ध शक्ति और मारक क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती थी। लेकिन वह उल्लू उड़ सकता था। इससे यह तय होगा कि लड़ना है या नहीं, यह फैसला उल्लू को ही करना था। इससे पहले झील के किनारे उल्लू ने ही उस पर हमला करने की पहल की थी, इसलिए उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी पिटाई की थी। अगर उल्लू भागना चाहे तो क्या होगा? जगत मेहरा ने इसके बारे में पहले सोचा था, लेकिन उसके पास शिकार करने वाली राइफल या बेहोश करने वाली बंदूक का इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं था। क्या आप धनुष-बाण ले सकते हैं? या फिर मिश्रित धनुष? समस्या यह थी कि आधी रात को उसे धनुष और धनुष कहाँ से मिलेंगे? इसके अलावा यदि उसने बिना अभ्यास और जानकारी के तात्कालिक रूप से इसे प्राप्त किया होता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यह सटीक होगा। अगर एक साधारण तीर में कोई बदलाव न किया जाए तो उसकी मारक क्षमता सीमित होगी। भले ही वह उसे सही निशाना लगा पाए, फिर भी शायद वह इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा कि इतने बड़े उल्लू की उड़ने की क्षमता खत्म हो जाए। इसके अलावा जगत मेहरा ने उल्लुओं की विशेषताओं की खोज की और पाया कि उल्लू न केवल रात में बेहद मजबूत होते हैं, बल्कि उनकी सूंघने और सुनने की क्षमता भी काफी विकसित होती है। अगर यह बिल्कुल उसके जैसा होता और उत्परिवर्तन के बाद और भी मजबूत हो जाता तो यह और भी भयावह होता। वे शायद उस पर चुपके से हमला भी न कर पाएं। इस प्रकार जगत मेहरा के मन में एक विचार आया, शायद क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? इतने बड़े उल्लू द्वारा एक वयस्क हस्की कुत्ते को मार डालना एक बहुत बड़ा खतरा था। इसके अलावा इसे एक बहुमूल्य प्रजाति भी कहा जा सकता है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। उस समय चाहे वह पुलिस हो, राष्ट्रीय उद्यान ब्यूरो हो या अन्य विभाग हो जिन्होंने लोगों को भेजा हो, उनके पास निश्चित रूप से इसे पकड़ने के लिए अधिक पेशेवर उपकरण और कर्मी होते थे। विशाल उल्लू को पकड़ने के बाद वे निश्चित रूप से उसे संबंधित शोध और अवलोकन के लिए किसी विशेषज्ञ संस्थान में भेजेंगे। शायद वे यह पता लगा सके कि यह इतना बड़ा कैसे हो गया और उत्परिवर्तन का कारण क्या था। हालांकि जगत मेहरा ने भी जल्द ही यह विचार छोड़ दिया। पहली बात तो यह कि पुलिस या अन्य विभागों को इतने बड़े उल्लू के बारे में समझाना और उनका ध्यान आकर्षित करना उसके लिए मुश्किल था। दूसरी बात, यह संभावना कम ही थी कि वे उसके आदेश पर उसे पकड़ने के लिए लोगों को भेजेंगे। आखिर वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि उसकी सूंघने की क्षमता किसी शिकारी कुत्ते से भी बेहतर है। तीसरी बात, अगर उल्लू सच में पकड़ा भी जाता तो वह शोध और संरक्षण के लिए बहुत मूल्यवान होता। भले ही वह उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति होता, फिर भी उसे शोध की प्रगति और रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता। इसके अलावा उसे उल्लू से खून प्राप्त करने का अवसर तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। आमतौर पर जगत मेहरा पहले योजना बनाना पसंद करते थे।
वे पहले तैयारी करते और योजना बनाते थे। हालांकि जब मामला गंभीर हो जाता था और तैयारी करने का समय नहीं होता था, तो वे पहले कार्रवाई करने और बाद में बात करने का विकल्प भी चुनते थे। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर वह इसके बारे में सोचता रहता तो रात हो जाती। उसने तुरंत एक स्विस आर्मी नाइफ, एक टॉर्च और एक स्क्रूड्राइवर लिया और बाहर चला गया। अब स्वाभाविक रूप से कोई हथियार तैयार करने का समय नहीं था। घर में एक चाकू था जिसे विशेष रूप से खरगोशों को मारने के लिए खरीदा गया था, लेकिन विशाल उल्लू के सामने यह चाकू पेच से बेहतर साबित नहीं हो सकता था। इसके विपरीत, अगर वह चाकू लेकर बाहर जाता तो गलतफहमी पैदा करना और अनावश्यक परेशानी खड़ी करना आसान हो जाता। सुबह 3:21 बजे जगत मेरा एक बार फिर उस झील पर आया जहां उसकी मुलाकात पहले विशाल उल्लू से हुई थी। जगत मेरा ने पाया कि विशाल उल्लू के साथ लड़ाई के दौरान जमीन पर गिरे पंख अब दिखाई नहीं दे रहे थे। सामान्य तौर पर इस स्थिति को देखकर कोई भी सोचेगा कि किसी को आकर उन पंखों को उठा लेना चाहिए था, या फिर हवा इतनी तेज थी कि उन्हें उड़ाकर दूसरी जगहों पर ले गई। हालांकि जब जगत मेरा पहले निकला था तो उसने कुछ पंख अपनी पतलून की जेब में रख लिए थे। जब वह घर लौटा तो उसे वे पंख नहीं मिले। उस समय उसे लगा कि झील में जाते समय शायद वे पंख हो गए होंगे, लेकिन अब जब उसने देखा कि झील के किनारे के सारे पंख गायब हो गए हैं, तो उसे अपने द्वारा पहले किए गए प्रयोग की याद आ गई। उसने अपनी छोटी उंगली के पेच से चावल के दाने के आकार का मांस का एक टुकड़ा काट लिया था। फिर घाव भरने के कुछ ही समय बाद मांस का वह टुकड़ा भी चूर्ण में बदल गया। शायद ये पंख उसकी छोटी उंगली पर लगे मांस की तरह शरीर से अलग होने के बाद चूर्ण में बदल गए और हवा में विलीन हो गए। जगत मेरा ने पीछे छूटी गंध का पीछा करते हुए विशाल उल्लू का पीछा करना शुरू किया। हालांकि उल्लू और उसके बीच लड़ाई केवल कुछ सेकंड तक ही चली, लेकिन दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो गए और बहुत खून बह गया, इसलिए दोनों तरफ काफी गंध के अवशेष रह गए थे। और अपनी चोट के कारण उल्लू उस समय बहुत तेज नहीं उड़ पा रहा था। हवा के प्रभाव से हवा में गंध की दिशा कुछ हद तक अनिश्चित हो सकती है, लेकिन जगत मेरा ने केवल गंध के भरोसे ही उल्लू का पता नहीं लगाया। उसने अनुमान लगाया कि उल्लू की चाल को देखते हुए रात में भी उसके घनी आबादी वाले इलाके की ओर उड़ने की संभावना कम थी। वह निश्चित रूप से अधिक पहाड़ों, अधिक पेड़ों, कम इमारतों और अधिक वन्य क्षेत्र की ओर भागा होगा। 1 घंटे बाद जगत मेरा ने एक पत्ता तोड़ा और गहरी सांस ली। फिर उसने अपना सिर उठाया और कुछ मीटर दूर पहाड़ी पर मौजूद पेड़ों की ओर देखा। हालांकि इस कोण से उसे केवल पेड़ों की छाया ही दिखाई दे रही थी, लेकिन वह जानता था कि उल्लू वही है। अब वह उसी स्थान पर था जहां उसे मरा हुआ चूहा मिला था। उसे नहीं लगता था कि यहाँ विशाल उल्लू का कोई अस्थायी घोंसला होगा, क्योंकि उसने पहले ही पहाड़ी की अच्छी तरह से छानबीन कर ली थी और उल्लू की गंध का कोई निशान नहीं मिला था। यहाँ तक कि आसमान से गिरा हुआ मरा हुआ चूहा भी नहीं मिला। अब यहाँ आने की वजह शायद यह थी कि यह सुनसान पहाड़ी उसके छिपने और ठीक होने के लिए सबसे नज़दीकी और सबसे उपयुक्त जगह थी। जगत मेरा ने अपने हाथ में स्क्रूड्राइवर को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा। जब जगत मेरा एक पैर के पीछे से बाहर आया और एक विशाल चट्टान पर खड़े विशाल उल्लू को देखा, तो उल्लू भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। जाहिर है, जब जगत मेरा ने उल्लू की स्थिति का पता लगाया, तो उल्लू ने भी उसके आगमन को भांप लिया। जगत मेरा आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसने चांदनी की मदद से देखा कि उल्लू के सिर की चोट और उसकी एक आंख जो उसने फोड़ दी थी, काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। स्पष्ट, यद्यपि इसकी ठीक होने की गति जगत मेरा जितनी तेज नहीं थी, फिर भी यह अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। उल्लू जगत मेरा को घूर रहा था, और जैसे ही वह हिला, उसका विशाल शरीर थोड़ा थोड़ा हिलता रहा, जिससे उसका चेहरा जगत मेरा की ओर ही रहा। उसके पंख भी आधे खुले हुए थे, मानो किसी भी समय उड़ने के लिए तैयार हो। उसके ठीक ऊपर कोई शाखा नहीं थी, इसलिए वह सीधे उड़ सकता था। हालांकि जगत मेरा पहले भी एक बार आमने सामने की लड़ाई लड़ चुका था,
फिर भी जब उसने चांदनी रात में चट्टान पर खड़े एक वयस्क जितने लंबे उल्लू को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। जगत मेरा ने उल्लू की शारीरिक भाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए अपनी सतर्कता बनाए रखी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उल्लू उससे डरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह अपने पंख फरफराकर उड़ नहीं गया। अगर ऐसा होता, तो वह निश्चित रूप से उसका पीछा नहीं कर पाता। वह केवल धीरे धीरे उसी दिशा में उसका पीछा कर सकता था, जिस दिशा में वह उड़ा था, लेकिन अगर ऐसा होता, तो भोर होने से पहले उसे ढूंढना मुश्किल होता। इसके अलावा, उल्लू की सुआबुआ के चलते, जब उसने उसे देखा, तब तक उल्लू उसे देख चुका था। वह बस उड़कर दूर जा सकता था, वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह नहीं उड़ पाया, तो इसका मतलब था कि उसके कुछ और ही इरादे थे। या तो किसी कारणवश यह फिलहाल उड़ नहीं सकता था, या फिर वह अब भी कुछ हद तक अनिच्छुक था और जगत मेरा को मारना चाहता था। जगत मेरा के अनुमान के अनुसार दूसरा कारण अधिक संभावित था। कारण चाहे जो भी हो, यह उनके लिए एक अवसर था। लेकिन उसने सीधे आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे उल्लू डरकर भाग जाएगा। बेहतर यही होगा कि वह उल्लू को ही पहल करने दे। जगत मेरा उल्लू से 10 मीटर दूर रुक गया क्योंकि उसने देखा कि उल्लू का शरीर थोड़ा पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पीछे हट रहा हो। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसकी सेहत में सुधार हो रहा है, इसलिए वह भागने की तैयारी कर रहा था। जगत मेरा का दिमाग तेजी से घूम रहा था। इस तरह का टकराव ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। समय बीतने के साथ उल्लू को लगेगा कि वह उसका फायदा नहीं उठा सकता और वह भागने का रास्ता चुन लेगा। जगत मेरा ने धीरे से अपने हाथ में स्क्रूड्राइवर उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से स्विस आर्मी नाइफ निकाला और ब्लेड खोला। उसने उल्लू को डराने और उसे उड़ने से बचाने के लिए यथासंभव धीमी और सौम्य हरकतें की। स्विस आर्मी नाइफ खोलने के बाद जगत मेरा ने चाकू लिया और अपनी बाईं बाह पर एक लंबा कट लगाया। खून तेजी से बहने लगा और फिर बूंद बूंद करके उसकी कोहनी से होते हुए जमीन पर टपकने लगा। इसके बाद जगत मेरा ने चाकू अपने बाएं हाथ में लिया और अपनी दाहिनी बाह पर एक लंबा कट लगाया। उसने उल्लू को अपनी बाहों पर लगे घाव दिखाए। उसने उल्लू द्वारा उसकी बाह पर छोड़े गए खून को चाहता था और उस खून के लिए उसके मन में तीव्र लालसा उत्पन्न हुई थी। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उल्लू संभवतः उसके खून की लालसा कर रहा था। झील के किनारे उस विशाल उल्लू द्वारा उस पर हमला करने का कारण शायद आक्रामक होना नहीं था, बल्कि भोजन की तलाश में शिकार करना था। अन्यथा, यदि इसमें मनुष्यों पर हमला करने की आदत होती, तो यह बहुत पहले ही उजागर हो गया होता। यह इसके व्यवहार के अनुरूप नहीं था। जगत मेरा को उल्लू का खून बहुत लुभावना लगा। यह सिर्फ स्वादिष्ट भोजन की लालसा नहीं थी, बल्कि शरीर की सहज पुकार थी। यह लालसा आम जानवरों की भोजन की लालसा से भी कहीं अधिक प्रबल थी। जगत मेरा को लगता था कि वह अधिक तर्कसंगत और आत्मसंयमित है, लेकिन फिर भी उसे रक्त के प्रलोभन का विरोध करने के लिए बहुत अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। दरअसल, उसने यहाँ आने का जोखिम इसलिए उठाया और इस बेहद खतरनाक विशाल उल्लू का सामना करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे खून की प्यास थी। वह विशालकाय उल्लू, भले ही अन्य जानवरों की तुलना में उसका IQ अधिक हो, उसे विश्वास नहीं था कि यह जानवर वास्तव में इतना मजबूत नियंत्रण रख सकता है। उसके हाथ पर लगे घाव से 1 दर्जन सेकंड बाद खून बहना बंद हो गया। खून गाढ़ा हो गया और उसमें तरलता कम हो गई। घाव दोनों तरफ से धीरे धीरे बंद होने लगा। इसलिए जगत मेरा ने स्विस आर्मी नाइफ लिया और खून को लगातार बहने देने के लिए दोनों हाथों पर एक एक और कट लगाया। उल्लू को अपना घाव और खून दिखाते हुए वह धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा। जगत मेरा ने देखा कि उल्लू का हाव भाव स्पष्ट रूप से आक्रामक होने लगा था। यह अब और खुद को रोक नहीं सका। उल्लू के विशाल पंख अचानक खुले, फरफराए और जगत मेरा के सिर की ओर उड़ गया। फिर वह अचानक नीचे गिरा, अपने दोनों पंजे खोले और जगत मेरा पर दबाव डाला। जगत मेरा का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था और उसकी इंद्रियां चरम पर थी।
वह उल्लू की धड़कन और सांस लेने की आवाज भी सुन सकता था। इसलिए जब उल्लू हमला करने ही वाला था, तब उसे पहले से ही इसका आभास हो गया था। जब उल्लू हवा में उठा, तब तक जगत मेरा ने अपने मुंह में मौजूद स्क्रूड्राइवर को अपने हाथ में ले लिया था, अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे कर लिया था और हमले के लिए तैयार था। जगत मेरा की गतिशील दृष्टि क्षमता भी चरम पर थी। उसने हवा में उल्लू की स्थिति पर दृढ़ता से नजर जमा ली। उसने न तो चकमा दिया और न ही पीछे हटा। जब उल्लू उसके सिर पर झपटा, तो वह भी अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर दौड़ा। जगत मेरा की योजना एकदम स्पष्ट थी। चाहे वह मुक्के से मारे या पेंच से, उल्लू के अन्य हिस्सों पर वार करने से उसे चोट लग सकती थी या गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था, लेकिन उसकी उड़ने और पलटवार करने की क्षमता को खत्म करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह था उल्लू की आँख, और यह वही आँख थी जिसे उसने पहले ही अंधा कर दिया था और जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। जगत मेरा की प्रतिक्रिया विशाल उल्लू की उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। वह आम उल्लू से कहीं अधिक बुद्धिमान था। वह यह भी समझ गया था कि जगत मेरा जानबूझकर उसे खून का लालच देकर हमला करने के लिए उकसा रहा है। हालांकि वह इस तरह के प्रलोभन को सहन नहीं कर सका और अब और सहन नहीं करना चाहता था। इसके अनुमान के अनुसार जगत मेरा की पहली प्रतिक्रिया हमले से बचना और फिर पलटवार करना होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे झील पर पहले हुआ था। इसलिए इसने अपने पहले हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसे पूरा भरोसा था कि हमले से बचने के बाद यह जगत मेरा के दूसरे हमले को पकड़ लेगा और फिर उसे सीधे हवा में उठाकर अपने असली क्षेत्र में ले आएगा। हालांकि जगत मेरा किनारे नहीं हटा। इसके बजाय वह सीधे उसकी ओर कूद पड़ा, जिससे वह गलत प्रतिक्रिया देने लगा। इसके अलावा उसकी एक आंख अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसकी दृष्टि में कुछ गड़बड़ी थी। इसी का फायदा उठाकर जगत मेरा उसके दोनों पंजों के बीच से निकलकर उसे हवा में ही गले लगा लिया। जब जगत मेरा उल्लू को गले लगा रहा था, तभी उसने स्क्रूड्राइवर को उल्लू की आंख में घुसा दिया, फिर बाहर निकाला और दोबारा घुसा दिया। एक तीखी चीख के साथ जगत मेरा विशाल उल्लू को बाहों में लिए हवा से नीचे गिर पड़ा और पहाड़ से लुढ़क गया। थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ के तने से टकराया और उछल पड़ा। पेंच उड़कर बाहर गिर गया, लेकिन जगत मेरा ने उल्लू को कसकर गले लगाया हुआ था और उसे छोड़ा नहीं। उल्लू तुरंत नहीं मरा। उसने जी जान से संघर्ष किया। दोनों एक बार फिर जमीन पर आमने सामने भिड़ गए। इस बार यह लड़ाई और भी भयावह थी। धूप की गर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और जगत मेरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने खुद को पहाड़ी पर लेटा हुआ पाया। उसका एक पैर पेड़ के तने से लटका हुआ था और शरीर झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसका पूरा शरीर इस आकार का दिख रहा था। उसने पैर के तने से लटकते हुए अपने पैर को पीछे खींच लिया और पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। फिर वह एक और पैर से टकराया और रुक गया। जगत मेरा ने अपनी दर्द करती कमर को सहलाया और उठ खड़ा हुआ। उसने अपना सिर सहलाया और चारों ओर देखा। वह अभी भी पहाड़ी पर था। सूरज की स्थिति को देखते हुए सुबह हो जानी चाहिए थी। हालांकि जगत मेरा जानता था कि उल्लू के साथ उसकी लड़ाई को कुछ घंटों से अधिक समय बीत चुका था।